बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़राबाद, जो कि दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का। जैसे कि आप जानते हैं 25 जुलाई 2021 यहाँ पर जो है वो इलेक्शन का दिन होगा और कश्मीर की आवाम जो है वो अपना अगले 5 साल के लिए जो है वो अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे और उनको असम्बली में भेजेंगे। उस असम्बली के मेंबर्स कितने होंगे उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ वोट बैंक कितना है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम के मसाइल क्या हैं, और बुनियादी मसाइल हल करने के लिए आपको इल्म है कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं और कितना अरसा हुआ है बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए। इन तमाम एरियाज़ में हम बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन की कितनी तैयारी है इन तमाम मामलात में, और तहरीक इंसाफ कि यहाँ पर क्या इस वक्त तैयारियाँ हैं उस पर बात करेंगे। मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं ख्वाजा फारूक अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। कहाँ तक है तैयारियाँ, ज़रा आप अगर शेयर करना चाहें आवाम से। और ज़ाहिर है जानना चाह रहे हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की असम्बली है वो क्या है, बल्दियाती इलेक्शन कितने अरसे से नहीं हुए। सबसे बुनियादी चीज़ कि अभी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी किया है, आप क्या समझते हैं कि तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन की और तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको आज़ाद कश्मीर बेस कैंप के दारुल हुकूमत में वेलकम करता हूँ और आपके चैनल का PTV का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपकी विसादत से हमारी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान और जहाँ जहाँ जो कश्मीरी और पाकिस्तानी हमारे भाई मौजूद हैं उन तक 25 जुलाई के इलेक्शन के वाले से पहुँचेगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपको पता है कि 25 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में 1975 से हर 5 साल के बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं। अगर पाकिस्तान में मार्शल भी लगा लेकिन यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। वहाँ पे 2 साल 2.5 साल के बाद हुकूमतें तब्दील हो जाती रही, लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती से इलेक्शन होते रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करने जा रही है। मैं इस पे बात बिल्कुल नहीं करूँगा कि वो कैसे आई, लेकिन यहाँ पे अवाम जो है वो पूरा मौका देते हैं। जो भी हुकूमत जैसे भी आती है उसे ये 5 साल पूरे देते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 5 साल के बाद उस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि वो अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने लाए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब बनी तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, फिर उसके बाद खाकान अब्बासी आए और फिर पिछले 2 सालों से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। इससे पहले ये होता था कि जब हुकूमत पाकिस्तान इस्लामाबाद में तब्दील होती थी तो यहाँ की हुकूमत को बजट के मसाइल, फंड्स की कटौती के मसाइल आ जाते थे। और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत इस्लामाबाद में तब्दील होने के बावजूद जो हमारा 20 अरब रुपये का डेवलपमेंट बजट था उसमें कमी के बजाय इमरान खान साहब की हुकूमत ने पहले साल में 2 अरब का इजाफा किया, अगले माली साल में 6 अरब का इजाफा किया, तीसरे माली साल में 34 अरब का इजाफा किया। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह के इक़दाम करने चाहिए, और दूसरी तरफ क्या जो डेट दी गई है 25 जुलाई, आप समझते हैं कि उस वक्त तक मुकम्मल तैयारियां हो जाएंगी? मैं समझता हूँ अगर तो ये करना चाहें, वोटरों की मुंतकिली का एक इशू भी है, उसमें भी हमें मजबूरन एक इसी हल्के के केस हमें मजबूरन उनसे जब नामीद हुए इलेक्शन कमीशन से तो हमें हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा इंसाफ के लिए, वहाँ पे हमें रेट दायर करनी पड़ी है। तो मैं मजबूरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के इंतजाम ठीक है, जिस तरह उन्होंने कल जो ठेकों के मामले में दिया है, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जाली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसके लिए किया और पब्लिक ने उसको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने करोड़ रुपए के ठेके जो मुस्लिम लीगी कारकुनों को ये देने जा रहे थे उससे उन्होंने रोक दिया। आने वाली हुकूमत मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह PTI की हुकूमत आएगी, वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो सर्विस में बैठे होंगे वो उनके साथ जो है वो कोऑपरेट कर सकेंगे। गुज़श्ता कई अरसे से बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए, या किस तरह की आवाम के मसाइल हैं आप समझते हैं कि वो हल होने चाहिए थे, या वो नेक्स्ट आने वाली हुकूमत हल करेगी? कि जी यहाँ पे आखिरी इलेक्शन 1991 में, बल्दियाती इलेक्शन 1991 में हुआ, उसके बाद से फिर पीपल्स पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी तो 96 में इलेक्शन होने जा रहे थे, बावजूद वो तैयारियाँ हो चुकी थी, वो कैंसिल हुए और फिर उसके बाद से नहीं हुए। हमारी आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को ये डायरेक्शन दी हुई है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं, और PTI ने जो मंशूर दिया है उसमें सबसे पहला जो हमने आज़ाद कश्मीर में लोगों को, शहरात को आगे अगली सतह तक, निचली सतह तक पहुँचाने की है कि हम इंशाल्लाह 3 माह के अंदर अंदर जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे मौजूद है, तैयारियाँ मौजूद हैं। सिर्फ
एक नीयत की और कमिटमेंट की ज़रूरत है, वो हम इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे। 13वीं तरमीम हुई है, उसमें एक्ट आप देखते हैं कि 2020 जो है वो भी हुआ, उसके तहत ये इलेक्शन भी हो रहे हैं। 13वीं तरमीम में जो फैसले हुए हैं, आप क्या समझते हैं कि वो कश्मीरी अवाम के और बाकी जो उसमें कितनी बड़ी तब्दीली आई है? देखिए जी, यहाँ पे कश्मीरी अवाम की अक्सरियत ये चाहती थी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बाख्तियार किया जाए। हमारा आइन जो एक्ट 77 है वो ये कहता है कि आइन में तरमीम के लिए आपको फेडरल हुकूमत की मंजूरी ज़रूरत होती है। मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं और सरदार साजिद जवेद हमारे से मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। सरदार साहब, ये बताइएगा कि इलेक्शन आने को है 25 जुलाई को 2021 को, ज़ाहिर कश्मीरी अवाम मुंतखब करेगी अपने नुमाइंदे। एक तो ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियों के हवाले से आप क्या कहेंगे, और दूसरा आवाम के इश्यूज़ क्या हैं? आप ज़रा हम देख रहे हैं कि हर पार्टी का एक अपना मंशूर है, उसके मुताबिक आवाम ने वोट देना, लेकिन आवाम के मसाइल क्या हैं और इलेक्शन कमीशन की तैयारी कहाँ तक पहुँची? मैं बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ और बुनियादी तौर पे खान साहब का जो विजन है उसी को ले कर हमने पार्टी को यहाँ मजबूत करने की पिछले 5-6 साल में कोशिश की है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का तल्लक है तो इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह इस वक्त के जो इक़दाम हैं जो पिछले 2-4 दिनों में उन्होंने उठाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सेटिस्फैक्ट्री हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है और बेहतरी यकीनन इलेक्शन कमीशन इस पर गौर व फिक्र करके इसको बेहतर भी करेगा। खान साहब ने पाकिस्तान के एक जंग आलूद निज़ाम को सीधा करने की अपनी पूरी कोशिशें और काविशें वो कर रहे हैं। तो इसी तरह हम उन्हीं के विजन को आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। 2/3 अक्सरियत से मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी और हुकूमत बनाने के बाद हमारा ये प्लान है इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर टूरिज़म जो एक बहुत बड़ा शोबा है, एजुकेशन है, इस तरह जो है वो रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, 4M मोटरवे है जो मंगला, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा को टच करती है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह प्लान में मौजूद हैं। और फिर इंशाअल्लाह हम पहले 3 महीने में कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात जो है उनका भी इनेकाद करवाएँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ जो कि दारुल हुकूमत है आज़ाद जम्मू कश्मीर का। जैसे कि आप जानते हैं 25 जुलाई जो है 2021 कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं नीलम रिवर जो है वो यहाँ से इस वक्त बड़ा जोश में है और आबादी भी आप देख सकते हैं। ये मुजफ्फराबाद सिटी का हल्का है और आज मैं बात करूँगा, अभी यहाँ पे मौजूद हूँ अब्दुल माजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि 3 दफ़ा मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ साथ हम क्योंकि उनसे खुसूसी तौर पर सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में जो 12 हल्के हैं जम्मू और वैली के, उन के को टोटल वोट कितने हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पोजीशन क्या है, उन लोगों के क्या मसाइल हैं और 13वीं तरमीम के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ जहाँ पे आई हैं वहाँ पर इस तरह की क्या तब्दीली आई है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, वो क्या हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त का। जिन्हीं 12 हल्के हैं अगर हम बात करें पाकिस्तान में, और आप भी ज़रा 3 दफ़ा जो है वो मेंबर लेजिस्लेटिव समझ रहे हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इस वक्त इलेक्शन का एक माहौल समा बन चुका है और आपने देखा होगा कि छोटी मोटी गहमा गहमी जो अब बड़ी गहमा गहमियों की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमारे 13वीं आईनी तरमीम के बाद 4 कंस्टिट्यूंसीज़ का इजाफा हुआ है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हैं और इसी तरह रेफ्यूजीज़ के अंदर हमारी 12 कंस्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें एक खैबर पख्तूनख्वा में है, 9 पंजाब में और 2 सिंध के अंदर है। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आने वाला जो दौर है वो यहाँ पर खान साहब के विजन को प्रमोट करेगा। जब इमरान खान साहब ने ये बात कही कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बन के कश्मीरियों की तर्जुमानी करूँगा और 5 अगस्त के इंसिडेंट के बाद 370 और 35A हिंदुस्तान ने रिवोक किया और उसके बाद जिस किस्म का यहाँ पर एक मूवमेंट चली, उसके बाद मैं समझता हूँ कि खान साहब की इस स्टैंड को बड़ी पजीराई मिली। यूथ जो है हमारी वो उनके साथ खड़ी है। हमारे जो 12 हल्के हैं महाजिर मुकीम पाकिस्तान के, इनका एक बहुत बड़ा वोट का नंबर है। ख़ासकर जो हमारे जम्मू की 6 हल्के हैं जिनमें ज़्यादातर आपके पंजाब के सियालकोट का इलाका इसमें आ जाता है, नारोवाल का इलाका इसमें, गुजरात का वज़ीराबाद का और गुजरांवाला का इलाका है और एक हमारा इलाका है जिसमें झंग और फिर आधा सिंध का इलाका आता है। सही, यहाँ पर बहुत बड़े नंबर्स हैं वोट के, क्योंकि जम्मू से जब लोग माइग्रेट होकर यहाँ पर आए उनके जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन थी वो यही बनती थी और वहीं वो आके आबाद हो गए। अगर जम्मू के हल्के देखें तो एक एक हल्के में 60-70 हज़ार के करीब इस वक्त वोट है। इसी तरह
6 کنسٹیچوئنسیز ویلی کی ہیں، وہ لوگ جو 1947 میں سری نگر سے یا وادی کے دیگر علاقوں سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان کے علاقوں میں آ کے آباد ہوئے، ویلی کے ووٹوں کی تعداد تھوڑی ہے. اس وقت جو ٹوٹل 6 کنسٹیچوئنسیز ہیں، لگ بھگ 31,000 ٹوٹل ہمارا رجسٹرڈ ووٹ ہے. صحیح. اچھا، جو جموں اور ویلی کے لوگ ڈیفینیٹلی وہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پنجاب کی 9 ہیں، سندھ کی 2 ہیں اور کے پی کے میں 1، ان کو کس طرح کے مسائل کا سامنے ہوتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ 3 دفعہ آپ ممبر بھی رہے ہیں؟ دوسرا جو ہے وہ منشور کیا ہے آگے، یعنی ووٹ کیوں عوام ووٹ کیوں دے گی تحریک انصاف؟ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان ہے، جب یہ مائیگریٹ ہو کے آئے تو ان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہے. ہم نے آزاد کشمیر کے گورنمنٹ نے ان کے لیے وہاں مختلف علاقوں میں کالونی اسٹیبلش کی ہوئی ہیں. ہم ان کو فری آف کاسٹ وہاں پر 5 مرلہ جگہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی چھت کا بندوبست کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک کوٹا سسٹم ہے آزاد کشمیر کے اندر. ہمارے جو ہائیڈل کا جو ایشو ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ پانی بہ رہا ہے. اس کو ابھی نیلم جیلم ہائیڈل پاور پروجیکٹ ایک ہمارا یہاں سے آگے نوسیری کے پاس ہے، پھر آپ کا کوہالہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ آگے بن رہا ہے. یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں. یہ پروجیکٹس ابھی تک سائن نہیں ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی جب یہاں گورنمنٹ بنتی ہے، ان کی پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے، تو ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہ ساری فیسلٹیز دیں. خاص کر یہاں جو میٹیگیٹنگ میجرز ہم نے لینے ہیں ابھی، کیونکہ انوائرمنٹ کے اوپر اس کے بڑے افیکٹ آ رہے ہیں، تو یہ ہماری پریورٹیز ہیں. ایجوکیشن، ہیلتھ، ٹورزم، ہائیڈرل اور آئی ٹی، ان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور انشاءاللہ ہم اپنی یوتھ کو بالکل یہ کیٹاگوریکلی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے پاکستان میں یوتھ کو انوالو کیا جا رہا ہے، ہم آزاد کشمیر کی یوتھ بہت زیادہ پوٹینشیل یوتھ ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، ہمارا باقی ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں. تو انشاءاللہ لیکن ایک چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی جو عوام ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ ہے بلدیاتی الیکشن. اور آزاد جموں کشمیر میں وہ کہیں جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ تو کہہ دیتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے، لیکن آنے کے بعد بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے. اور صحت کا نظام بھی آلدو کہ ہر حکومت کلیم تو کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے. تو یہ بیسک وہ چیزیں ہیں جو شاید تحریک انصاف کے منشور میں بھی ہے کہ بلدیاتی الیکشن بھی، صحت بھی، تعلیم بھی، اور لوکل جو بلدیاتی نمائندے ہوں گے ان کو امپاور کرنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کو اٹریکٹ کر پائے گا، لیکن کیا یہ امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ لیکن گزارش میری ہے، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. لاسٹ ٹائم جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں گے. ایون کہ ہماری آنریبل کورٹس کے بڑے کلیئر ڈیسیجنز ہیں کہ آپ اس کے اوپر الیکشن کروائیے، لیکن یہ ناکام رہے. اور 5 سال جو انہوں نے عوام سے وعدہ کیا، یہ گراس روٹ لیول پہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں لے کے جا سکے. خان صاحب کا جیسے خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں انہوں نے لوکل باڈیز کو بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. ان کا یہ بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ ہم گراس روٹ لیول کے اوپر جاؤ، نیچے لیول کے اوپر کریں. بیسکلی آزاد کشمیر کے اندر لوکل باڈیز کا کوئی ایسا اسٹیبلش سسٹم نہیں ہے. پہلے ہمیں اس سسٹم کو بنانا ہے. اگر ہم اس سسٹم کو بنائیں گے تب جا کے آپ گراس روٹ لیول کے اوپر یہ چیزیں لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز بہت ہی ضرورت ہے. جب تک آپ گراس روٹ لیول کے اوپر یہ ڈیولپمنٹ کے پرپس کو نہیں لے کے جائیں گے، آپ کا شہر کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا. موجودہ گورنمنٹ نے تو ایک پروگرام شروع کیا جو پرائم منسٹر کمیونٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے شروع کیا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ انہوں نے اس کو ایز اے پولیٹیکل برائب یوز کیا ہے الیکشن کے اندر. بلکہ اس پہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ایک رپورٹ بھی پبلش ہوئی ہے. اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک انلیگل پروگرام ہے کیونکہ یہ ADP سے ٹرانزیکشن کر کے یہ اس قسم کا کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارا جو ویژن ہوگا وہ بڑا کلیئر ہوگا. لوکل باڈیز ہماری پریورٹی ہوگا، لیکن پہلے اس سے پہلے لوکل باڈیز کے سسٹم کو اسٹیبلش کرنا ہماری پریورٹی ہوگا. ماجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کیونکہ وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہ چکے ہیں، اور جو جموں اور ویلی کی حوالے سے ان سے ہم نے کمپریہنسو گفتگو کی. اور پھر منشور کے حوالے سے بھی ٹورزم ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اگر ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کریں، شمالی علاقہ جات کی بات کریں، اور اس پر ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت اور خصوصی طور پر وزیر اعظم کا جو ویژن ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کا، جس کو دنیا میں بھی اب سراہا جا رہا ہے، اسی میں اگر ہم دیکھیں تو ٹورزم سے ایک بہت بڑا ریونیو بھی اور جابز بھی کریٹ کی جا سکتی ہیں. آنے والے الیکشن ظاہر ہے 25 جولائی کو عوام نے فیصلہ دینا ہے، کشمیر کی عوام نے. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اور وہ عوام کو منشور دیا گیا ہوگا ووٹ لینے کے بعد جو بھی معاملات سامنے آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن آنے والے دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی عوام ہے اس کے بنیادی جو مسائل ہیں، وہ جو مختلف حکومتیں ہیں
وہ किस तरीके से यानी वोट तो लेते हैं, उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। कोई भी हुकूमत आती है वो अमल दरामद क्यों नहीं करती, और अब आने वाली हुकूमत जो है वो इस पर किस तरह अमल दरामद करेगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।